हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। जी हां, आज आपको जितनी भी पोएम आपके सिलेबस में हैं उन सभी के सेंट्रल आइडिया एक ही क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा, बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल आइडिया है वो 4 नंबर का आता है। जी हां, 4 नंबर का आता है और आपके एग्जाम में 3 पोएम दी गई होती हैं जिनके आपको उनमें से चुन करके एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो आपके सिलेबस में 5 पोएम हैं, उन पांचों के सेंट्रल आइडिया आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। यानी कि 4 नंबर आपका एकदम पक्का होने वाला है, एकदम कंफर्म होने वाला है। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। जी हां, तो ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं। जी हां, 5 पोएम है तो आपको किन्हीं 3 पोएम का अगर आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं, 3 सेंट्रल आइडिया आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर एग्जाम में निश्चित रूप से उन्हीं में से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया फंस जाएगा। तो अगर आप ये अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं तो ये क्लास, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पोएम से, जिसका नाम है माई मदर एट 66। इसको लिखा है कमला दास जी ने। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं। The poem has been written in lyrical idiom and brings out the complexity of human relations. ये पोएम लिरिकल फॉर्म में लिखी गई है और इस पोएम में, इस कविता में ह्यूमन रिलेशंस, जो मानवीय संबंध हैं, उनके जो उतार चढ़ाव हैं, उनके जो संघर्ष हैं, उनकी कहानी को ये बताता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो एजिंग है, यानी बढ़ती हुई उम्र है। विच इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस पोएम में आपने पढ़ा था कि कैसे कमला दास जी अपनी माता जी की बढ़ती उम्र को लेकर के काफी चिंतित होती हैं, अपनी माता जी की बुढ़ापे को लेकर के काफी चिंतित होती हैं। और यही इस पोएम का मेन सेंट्रल आइडिया है, जिसको हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं। जी हाँ, The poetess had gone to meet her mother, whose pale face made her realize that her mother is getting old. तो जो कमला दास जी होती हैं, जो पोएटेस होती हैं, वो अपनी माता जी से मिलती हैं और ये रियलाइज करती हैं, ये महसूस करती हैं कि उनकी माता जी का जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है। तो पीले चेहरे को देख करके, मुरझाए हुए चेहरे को देख करके उनको ये आभास होता है कि उनकी माता जी अब और बूढ़ी हो रही हैं। The poetess becomes really upset, और इस बात को सोच करके जो हमारी कवित्री हैं, कमला दास जी हैं, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। The poetess also mentions the close relationship which a mother and daughter share, और ये पोएम हमें ये भी बताती है कि कैसे जो हमारी पोएटेस हैं, कमला दास जी हैं, वो अपनी माता जी के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध जो है वो साझा करती हैं। सभी लोग अपनी माता जी से प्रेम करते हैं और इस कविता में भी पोएटेस का उनकी माता जी के साथ जो घनिष्ठ संबंध है, जो कितना वो एक दूसरे के करीब हैं, इस चीज को दर्शाती है। While going away from her mother who has grown old, जब वो अपनी माता जी से दूर जाती हैं जो कि बूढ़ी हो रही होती हैं, पोएटेस गेट्स डीपली सैडन, तो पोएटेस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं अपने माता जी से दूर होने के डर से। यानी कि सेपरेशन भी यहाँ पर एक बहुत ही जो है दूसरी थीम आप बोल सकते हैं, सेपरेशन भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो क्या था यहाँ पे, एजिंग आपको याद रखना है। जी हाँ, आपको एजिंग याद रखना है, एजिंग याद रखना है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। तो ये थी हमारी पहली पोएम जिसका सेंट्रल आइडिया हमने देखा। तो पहली पोएम का मेन सेंट्रल थीम क्या था, सेंट्रल आइडिया क्या था? एजिंग था और सेपरेशन था। दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। एजिंग का मतलब बुढ़ापा या बढ़ती हुई उम्र, सेपरेशन का मतलब दूरी, अलगाव, अपनी माता का, एक माता का अपनी बेटी से, एक बेटी का अपने माता से। तो इन दोनों चीजों को आप लिख सकते हैं। तो ये था सेंट्रल आइडिया। अब चलते हैं दूसरी पोएम की ओर जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसको लिखा है पाब्लो नेरूडा जी ने। कीपिंग क्वाइट में बताया गया है कि हम सभी शांत रहेंगे, एक दूसरे के साथ
मिलजुल कर रहेंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे और खुद के अंदर झांक करके देखेंगे, खुद को पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द पोएम एम्फेसाइजेस, यानी कि ये जो कविता है ये जोर डालती है द नीड टू कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट, इस बात की आवश्यकता पर कि हमें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड डू नथिंग, और हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इट कॉल्स फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और ये हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण के लिए कहती है कि हम खुद के अंदर झांक करके देखें कि आखिर हमें क्या चाहिए। सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, ताकि हम समझ सकें कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। द पोएट पाब्लो नेरूडा, जो हमारे कवि पाब्लो नेरूडा जी हैं, आस्क अस, वो हमसे पूछते हैं, टू स्टॉप वॉर्स, वो हमसे कहते हैं कि हम जो वॉर चल रही है, जो वॉर है, जो युद्ध हो रहे हैं, उसको हम रोकें। हेट, जो घृणा है, उसको खत्म करें, उसको रोकें। पॉल्यूशन, जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं, उसको रोकें। किलिंग ऑफ एनिमल्स, हम जो जानवरों के साथ हिंसा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, इस चीज को खत्म कर दें। एंड हर्टिंग अवरसेल्व्स, और हम जो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, रुपए पैसे के पीछे भाग करके हम खुद को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दें। एज वेल एज अदर्स, और दूसरों को भी हम नुकसान ना पहुंचाएं, दूसरों को भी हम दुखी ना करें, उनको कोई भी दुख दर्द ना दें, उनके साथ हिंसा ना करें, यानी कि हम सभी मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव के साथ रहें, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी प्रदूषण के, एकदम शांति के साथ, बिना किसी भेदभाव के। Want us to spare some time to go deep into the soul, और वो चाहते हैं कि हम खुद के लिए कुछ समय निकालें और खुद के अंदर झांक करके देखें, खुद का चिंतन करें, मंथन करें कि आखिर हम क्या चाहते हैं और किस चीज के लिए हम इतना भाग दौड़ रहे हैं, है ना। आखिरकार हम मानव हैं और मानव की ये जिम्मेदारी है कि हम शांति से, प्रेम के साथ रहें, ना कि हम हिंसा करें, ना कि हम जो है दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं। तो इस पोएम में इस चीज को मुख्य रूप से बताया गया है। फॉर नेरूडा, और नेरूडा जी के लिए साइलेंस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो चुप्पी है, जो शांति है, जो साइलेंस है, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सार्वभौमिक भाषा है। एंड हेंस, और इसलिए व्हेन साइलेंस प्रिवेल्स, और जब चुप्पी लागू होती है, जब चुप्पी छा जाती है, देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर्स, तो यहां पर कोई भी भाषा का बंधन नहीं होता है, और मिसकम्युनिकेशंस, और भाषा से कोई भी भेदभाव नहीं होता है ना। हम एक दूसरे को, मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई हिंदी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई इंग्लिश हो ही गया, कोई पंजाबी बोल रहा है ना, कोई फ्रेंच बोल रहा है, तो जो भाषा होती है वो बांटती है, लेकिन जो चुप्पी वाली भाषा है, यानी जब हम शांत रहते हैं, और जो हम शांत रहते हैं, तो जो शांत वाली भाषा है वो कोई भी भाषा का बंधन नहीं पैदा करती है, किसी में भेदभाव नहीं करती है। इससे क्या होता है, जो मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी नहीं होती है। ये यहां पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो भाषा होती है वो हमें अलग करती है, तो हम शांत रहेंगे तो कोई भी भाषा का जो बंधन होगा वो हमें अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सबकी भाषा एक हो जाएगी। और ये भाषा कौन सी रहेगी, ये भाषा साइलेंस की रहेगी। हेंस, इसलिए वी विल ऑल बी वन, तो इसलिए हम सभी क्या हो जाएंगे, हम सभी एक हो जाएंगे। जब हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो भाषा के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो अलगाववाद होता है, वो नहीं होगा। विदाउट एनी ग्रीड, और ये बिना किसी लालच के होगा, और हेट, या फिर किसी घृणा के होगा। देयर विल बी यूनिटी, यहां पर क्या होगी, एकता होगी, हम सभी एक हो जाएंगे। एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, और यहां पर भाईचारा भी लागू हो जाएगा। द पोएट बिलीव्स, जो पोएट हैं वो विश्वास करते हैं, दैट दिस साइलेंस विल चेंज अवर पर्सपेक्टिव, कि ये जो चुप्पी है ये हमारा दृष्टिकोण बदल देगी, एंड थिंकिंग, और हमारे जो विचार हैं उसको भी बदल देगी। बिकॉज इट डज नॉट मीन इनएक्टिविटी, क्योंकि इसका मतलब निष्क्रियता से नहीं है, इनएक्टिविटी से नहीं है, बट पेशेंस लाइक नेचर, लेकिन इसका मतलब पेशेंस से है, धैर्य से है, जैसे कि नेचर में होता है। तो ये थी मेन थीम, ये थी सेंट्रल थीम इस पोएम की।
और जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कीपिंग क्वाइट का है, जी हाँ कीपिंग क्वाइट का है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। तो 2 पोएम हमने कंप्लीट कर ली है, 2 पोएम का सेंट्रल आइडिया हमने पढ़ लिया है। अब तीसरे पोएम की तरफ चलते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको लिखा है जॉन कीट्स जी ने। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और उतनी ही खूबसूरत इसका सेंट्रल आइडिया है। इस पोएम में बताया गया है कि कैसे जो खूबसूरती होती है वो मनुष्य के साथ, वो इंसानों के साथ, वो प्रकृति के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहती है और हमें हमेशा खुशियां प्रदान करती है, हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है। ये कभी भी खत्म नहीं होती है। और ये जो इंसान होता है उसके दुख, उसके दुख दर्द है ना, इन सभी को क्या करती है, दूर कर देती है। कौन दूर कर देता है, खूबसूरती। वही इसका सेंट्रल आइडिया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये जो उद्धरण है ये जॉन कीट्स साहब की जो महाकाव्य है, उस महाकाव्य का नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। एंडीमियन तो उससे लिया गया है, उसका एक ये हिस्सा है। The poem given us a message, ये कविता हमें एक संदेश देती है that a thing of beauty, की जो भी खूबसूरत चीज होती है, is a joy forever, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती है। Beauty is a concept, सुंदरता एक ऐसा तथ्य है that is found everywhere around us, जो कि हर जगह पाया जाता है हमारे आसपास। यानी खूबसूरती हमारे आसपास हर जगह सर्वत्र पाई जाती है। एंड दस नेवर एंड्स, और इसलिए ये कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। वी कैन फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड अस, हम खूबसूरती को अपने आसपास कहीं भी पा सकते हैं। यानी कि खूबसूरती हमारे आसपास रहती है और खूबसूरती कभी भी खत्म नहीं होती है। अवर अर्थ इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी जो धरती है वो असंख्य खूबसूरत चीजों से भरी हुई है। दैट आर अ पार्ट ऑफ नेचर, जो कि हमारे प्रकृति का हिस्सा है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इवन अवर माइटी एंसेस्टर, इसके अतिरिक्त यहां तक कि हमारे जो शक्तिशाली पूर्वज थे, देयर स्टोरीज, और उनकी जो कहानियां हैं, एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देम, और उनसे संबंधित जो सभी चीजें हैं, आर थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी क्या है, खूबसूरती का ही प्रकार हैं, खूबसूरती का ही हिस्सा हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे पूर्वज थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, है ना, और शहीद आजम भगत सिंह जी, तो ये सभी हमारे पूर्वज हैं। और इनकी जो गाथाएं हैं, इनकी जो कहानियां हैं, ये भी क्या हैं, ये भी हमें आनंद प्रदान करती हैं। तो ये भी खूबसूरती का एक हिस्सा है, खूबसूरती का एक प्रकार है। दस, इसलिए ब्यूटी एंड ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरती और खूबसूरती से संबंधित सभी चीजें, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन सेंट बाय गॉड, ये एंडलेस फाउंटेन यानी कि कभी ना खत्म होने वाले फव्वारे की तरह है, जिसको भगवान द्वारा भेजा गया है। द पोएम प्रेजेंट्स, जो कविता है वो प्रस्तुत करती है द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, यानी कि हीलिंग क्वालिटी, जैसे ये हील कर देती है, उपचार कर देती है, हमारे किसी भी समस्या को ये क्या करते हैं, हील कर देती है, उसका उपचार कर देती है और हमें स्वस्थ बना देती है। हम कितने भी दुखी हों, हम कितने भी निराशा में हों, तो ये क्या करती है, हमें उससे उबार देती है। तो खूबसूरती चीज ही ऐसी होती है कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी देती है, हमें हमेशा खुश रखने का प्रयास करती है। अकॉर्डिंगली थिंग्स ऑफ ब्यूटी इनकरेज अस टू मूव फॉरवर्ड, इसके अनुसार जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो खूबसूरत चीज है, वो हमें क्या करती है, इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है, टू मूव फॉरवर्ड, कि हम आगे बढ़ें, बी हैप्पी, खुश रहें, एंड बी पीसफुल, और शांति प्रिय रहें। इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ मिजरी, ये जो दुख है उसका आवरण हटा देती है। सॉरो, जो मिजरी और सॉरो है, दुख है, कष्ट है, उसका जो आवरण है हटा देती है। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और जो हमारी निराशा होती है ऑफ अवर लाइफ, हमारी जिंदगी की जो उदासी होती है, जो निराशा होती है, उसको, उसके आवरण को ये जो खूबसूरती होती है ये हटा देती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, जी हां, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। तो ये थी सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। अब चलते हैं अगले पोएम की ओर, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। रोड साइड स्टैंड में आपको पता है ये कविता है, एक
सड़क के किनारे एक दुकान लगाने वाले, एक फेरी लगाने वाले एक दुकानदार की, और उसकी ही कहानी नहीं है, ये कहानी है उन सभी गरीब गांव वालों की और शहर के लोगों के बीच में कि कैसे जो गरीब लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, वो शहर की लोगों की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं कि वो आएंगे और हमारी मदद करेंगे, लेकिन जो शहर के लोग होते हैं, जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं, वो उनका इतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें जो गांव वाले गरीब लोग हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और कैसे ये जो गरीब लोग हैं, इनको सभी लोग, चाहे वो शहर वाले लोग हों, हमारे राजनेता हों और ये सारे संगठन हों, ये कैसे उनका शोषण करते हैं, और ये बेचारे बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, ये हमेशा उसी में फंसे रह जाते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइज टू डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेजेस एंड एट द सेम टाइम portrays his deepest sympathies and his feelings of humanity। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी प्रयास करते हैं कि जो गरीब गांव वाले लोग हैं, उनके जीवन का, उनके दुख भरे जीवन का चित्रण करने का प्रयास करते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से, और सेम उसी समय वो पोर्ट्रेज करते हैं, चित्रण करते हैं हिज डीपेस्ट सिंपैथीज, उनकी जो गहरी संवेदनाएं हैं इन लोगों के प्रति और इंसानियत के प्रति, उसको भी वो व्यक्त करते हैं कि कैसे गरीब लोग हैं। और इस बात से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को भी बहुत अफसोस होता है, तो वो अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हैं इस कविता के माध्यम से। पोएम विविडली डिस्क्राइब द सैड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिकली अंडरफेड rural people who are often fooled by cunning people who are responsible for their pitiful condition। और ये जो पोयम है, ये विविध रूप से, विस्तृत रूप से डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है दी सैड सिचुएशन, यानी कि जो बुरी स्थिति है ऑफ इकोनॉमिकली अंडरफेड रूरल पीपल, जो गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी जो आर्थिक जो है अंडरफेड हैं, यानी कि अल्पपोषित हैं। अंडरफेड का मतलब होता है अल्पपोषित, जो आर्थिक रूप से अल्पपोषित हैं, यानी कि उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन करती है और उनकी कंडीशन को बताती है। हु आर ऑफन फूल्ड बाय, जो कि अक्सर मूर्ख बनाए जाते हैं, कनिंग पीपल, जो धूर्त लोग होते हैं, उनके द्वारा ये जो गांव वाले हैं, ये अक्सर मूर्ख बनाए जाते हैं। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पिटीफुल कंडीशन, और ये लोग, जो ये धूर्त लोग हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं इनके इस दयनीय स्थिति के लिए। दिस पिटिएबल पिक्चर इज कंट्रास्टेड विद द इनसेंसिटिव बट लग्जरियस सिटी ड्वेलर्स, और ये जो दयनीय स्थिति है, ये विरोधाभासी है एक गांव के लोगों और शहर के लोगों के बीच में। एक तरफ गांव के लोग क्या हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, दूसरी तरफ जो शहर के लोग हैं, वो बहुत ही लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट है, यानी कि विरोधाभास है। द रिच पीपल ऑफ द सिटी, जो शहर के अमीर लोग हैं, डू नॉट केयर फॉर द पुअर रोड साइड पीपल, वे सड़क के किनारे जो गरीब लोग हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं, जो गांव के लोग हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं। इफ दे डू स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, और अगर वो सड़क के किनारे जो छोटी सी दुकान होती है, अगर वो वहां पर रुकते भी हैं, इट इज टू नोन अबाउट डायरेक्शंस, तो ये या तो डायरेक्शन पूछने के लिए रुकते हैं, है ना, कि ये रास्ता कहां जाता है, और टू कंप्लेंट, या फिर शिकायत करने के लिए रोकते हैं कि तुम लोगों ने इस भूदृश्य को, इस सीनरी को खराब कर दिया है। तो या तो वो शिकायत करने के लिए वहां पे रुकते हैं, या फिर डायरेक्शन पूछने के लिए कि ये रास्ता कहां जाता है और हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे। दे डू नॉट एनीथिंग फ्रॉम द स्टैंड, दे डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टैंड, वे स्टैंड से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, वे स्टैंड से कुछ भी नहीं खरीदते हैं। जी हाँ, जबकि ये जो गांव वाले लोग होते हैं, ये इस उम्मीद में रहते हैं, ये इस उम्मीद में रहते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो स्टैंड से खरीदेंगे, लेकिन ये लोग स्टैंड से कुछ भी नहीं खरीदते हैं। दे डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टैंड, तो ये स्टैंड से, उस दुकान से कुछ भी नहीं खरीदते हैं। दस द पोएट होप्स, तो इसलिए
जो पोएट है वो उम्मीद करता है द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री साइड ड्वेलर्स, कि जो गांव वाले लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी उन्नति के लिए वो प्रार्थना करता है, उम्मीद करता है, बट हिमसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन वो खुद इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और ये पोयम लिख करके इन्होंने प्रदर्शित किया है कि हमें गांव के लोगों के बारे में, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जो सामान गांव के ये गरीब लोग बेचते हैं सड़क के किनारे अपनी दुकानें लगा करके, वो बहुत ही कम कीमत में बेचते हैं, वही सामान हम शहर में जाकर के बहुत ही ऊंची कीमत पर खुशी खुशी खरीद लेते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लगे होते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव तरीके से लगे हुए होते हैं। लेकिन वही सामान जब हमें सस्ते में और अच्छा सामान मिल रहा है इन गांव वालों के द्वारा, तो हम नहीं खरीदते हैं। तो हमें खुद से प्रयास करना होगा ताकि हम इनसे कोई सामान खरीदें और उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ उन्नति हो सके, कुछ इजाफा हो सके, वो भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। अब चलते हैं फिफ्थ पोएम, जो कि है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसको लिखा है एड्रीन रिच जी ने, एड्रीन रिच जी ने इसको लिखा है। चलते हैं इस पोएम में क्या है। तो इस पोएम में एक आंट होती हैं जिनका नाम होता है जेनिफर, और वो काफ़ी बूढ़ी होती हैं, अपनी शादी से वो खुश नहीं होती हैं, क्योंकि शादी के साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उनकी आज़ादी छिन जाती है, वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करती हैं, इसलिए वो कढ़ाई करती हैं, वो बुनाई करती हैं। वो बुनाई करती हैं और वो बुनती क्या हैं, वो टाइगर्स बनाती हैं, वो बाघ बनाती हैं, और उनके जो बाघ होते हैं वो इनके जीवन को वो दिखाते हैं कि कैसे ये जो अपने जीवन में नहीं कर पाई, वो उन टाइगर्स के माध्यम से वो इस चीज को दिखाती हैं कि काश मैं ऐसी होती, मैं भले कमजोर हूं लेकिन मेरे जो टाइगर्स हैं वे कमजोर नहीं हैं, मैं भले डरती हूं आदमियों से लेकिन मेरे जो टाइगर्स हैं वो आदमियों से नहीं डरते हैं, मैं भले आजाद नहीं हूं लेकिन मेरे जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल आजाद हैं। तो जो जीवन वो नहीं जी पाई, वो टाइगर्स के माध्यम से उन्होंने अपने फीलिंग्स को रखने का प्रयास किया है। बहुत ही खूबसूरत कविता है। चलिए इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में एड्रीन रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस। इस कविता में जो एड्रीन रिच जी हैं, जो कि पोएटेस हैं, वो एड्रेस करती हैं, यानी कि वो बताती हैं, संबोधित करती हैं द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस, जो मुद्दा है मेल डोमिनेंस का, यानी कि पुरुष प्रभुत्व का मुद्दा जो है उसके बारे में ये प्रकाश डालती हैं, जोर डालती हैं। एंड हाउ इट कैन कंट्रोल अ वुमेन्स बॉडी, और कैसे जो पुरुष का प्रभुत्व है, मेल डोमिनेंस है ना, कि जहां पे जो पुरुष होता है वो सत्ता में रहता है, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज जो होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पर जो पुरुष होता है वही मालिक होता है, उसी का प्रभुत्व होता है ना। जैसे परिवार का मुखिया हमेशा कौन होता है, वर्तमान समय में अधिकतर जगह पे जो परिवार का मुखिया होता है वो पुरुष होता है। तो जो पुरुष होता है उसी का प्रभुत्व होता है। वो माना जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उस पर किसका प्रभाव है, उस पुरुष का ही प्रभाव होता है। जो पुरुष चाहता है वही होता है, वही चीज यहां पर दिखाई गई है। तो जो पुरुष है वो क्या है, हाउ इट कैन कंट्रोल अ विमेन्स बॉडी, कैसे वो एक विमेन्स की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, उस पर नियंत्रण कर सकता है, बट नॉट माइंड, लेकिन दिमाग पर वो नियंत्रण नहीं कर सकता है। दिमाग पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। आप किसी के बॉडी पर तो नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन उसके दिमाग पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स, जो पोएम है, कविता है, ये प्रकाश डालती है, ये बाहर निकालती है द स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष, तो वो संघर्षों को बताती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो उनका स्ट्रगल है, संघर्ष है, उनके बीच में जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, और विमेन हैज टू गो थ्रू इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जिससे एक महिला को हो करके गुजरना पड़ता है एक पुरुष प्रभाव वाले समाज में। आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर हैं, दी प्रोटोगनिस्ट, जो कि मुख्य किरदार हैं इस कविता में, इज सिंबॉलिक ऑफ ऑल विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो प्रतीक हैं सभी महिलाओं की, इस पूरी दुनिया के जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी का ये प्रतीक हैं
कि ऐसा सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हो रहा है, इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के साथ ऐसा हो रहा है। हु आर विक्टिम्स, जो कि शिकार हैं, ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो कि शिकार हैं, है ना, जिनका शोषण हो रहा है, जो कि शोषित हैं, जिनको दबाया गया है, जिनको दबाया गया है एट द हैंड्स ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम। किनके हाथों? जो पितृसत्तात्मक हैं उनके हाथों इनको दबाया गया है। पैट्रियार्कल सिस्टम यानी कि जो पितृसत्ता है उसके द्वारा, उस प्रणाली के द्वारा इनको दबाया गया है। द पोएम इलस्ट्रेट्स द पोएट्स फेमिनिस्ट कंसर्न, और ये जो कविता है ये वर्णन करती है कवि की जो है फेमिनिस्ट कंसर्न को, जो नारीवाद वाला जो उनकी चिंता है उसको ये रिप्रेजेंट करती है बाय प्रेजेंटिंग दी वाइल्ड एक्सोटिक पावरफुल टाइगर्स embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। और वो क्या है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे जो इनके टाइगर्स हैं जो बनाए गए हैं, जिनकी बुनाई की गई है आंट जेनिफर के द्वारा, वो एकदम कंट्रास्टिंग है, यानी कि एकदम विरोधी हैं, विरोधाभासी हैं, है ना, उनसे। किससे? आंट जेनिफर के खुद से। आंट जेनिफर खुद तो बहुत ही डरी सहमी सी हैं, लेकिन जो उनके टाइगर्स हैं वो बिल्कुल ब्रेव हैं, शौर्यपूर्ण तरीके से चलते हैं, वो किसी से भयभीत नहीं होते, उनका खुद का एक रुतबा है, दबदबा है। लेकिन जो आंट जेनिफर हैं वो खुद उनका जीवन बहुत ही दयनीय है, तो ये इससे एकदम विरोधी हैं, एकदम कंट्रास्ट है ना, कंट्राडिक्ट है, विरोधाभासी है। आंट जेनिफर अ मीक एंड वीक लेडी, आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही कमजोर और बहुत ही डरपोक महिला हैं। इज टेरिफाइड, और बहुत बुरी तरह से वो घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, ऑफ हर ऑप्रेसिव हस्बैंड, अपने शोषण करने वाले पति के द्वारा। शी लिव्स हर लाइफ, वो अपना जीवन जीती हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर, लगातार जो दबाव है उसमें वो अपना जीवन जी रही होती हैं, ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लेडी, जो शादीशुदा महिला की जो जीवन में जो जिम्मेदारियां होती हैं और जो कर्तव्य होते हैं उसके दबाव तले वो पूरा जीवन जी रही होती हैं। द इमेज ऑफ वेडिंग रिंग, और जो इमेज है, जो प्रतीक है वेडिंग रिंग का, यानी कि इस पूरी कविता में आंट जेनिफर के हाथों में एक वेडिंग रिंग भी होती है, यानी कि शादी की अंगूठी होती है, उसके बारे में बताया गया है। इमेज ऑफ वेडिंग रिंग सजेस्ट दैट मैरिज इज एन ऑपरेसिव स्ट्रक्चर, तो ये बताता है कि जो मैरिज है, जो शादी है, वो एक ऑपरेसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि वो शोषण करने वाला ढांचा है। बेनिफिटिंग द मेल फॉर अ वुमेन, जो कि जो पुरुष होता है उसको फायदा पहुंचाता है महिलाओं के ऊपर, यानी कि ये जो शादी का ढांचा है, जो शादी का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है शादी की, वो सिर्फ पुरुषों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है महिलाओं के ऊपर, यानी कि महिलाओं का शोषण करने के लिए ही ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऐसा एडविन रिच जी का मानना है। देयर इज नो एस्केप, यहां से बचने का कोई तरीका नहीं है, इस शोषण से बचने का, इस शादी से बचने का कोई तरीका नहीं है। शी हैज टू स्कम टू इट, और उसको इसमें हार ही माननी होती है। जो महिलाएं होती हैं जब उनकी शादी हो जाती है तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं होता है, और वे इसको हार जाती हैं, वो इसमें हार जाती हैं, वो उनको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष होता है, पुरुष फिर अपने जो है अपनी बातों को थोपने लगता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो उम्मीद करता है कि ये मेरी जो पत्नी है ना, ये ऐसे काम करेगी, ये घर से बाहर नहीं जाएगी, ये अपनी पढ़ाई नहीं करेगी, इसको बाहर जॉब नहीं करनी है ना, ये किसी से बात नहीं कर सकती, ये अपने घर नहीं जा सकती। तो कई सारी चीजें होती हैं जो वर्तमान में भी हमारे सोसाइटी में होती हैं, हम और आप अपने घरों में, अपने आसपास पड़ोस में, रिश्तेदारियों में देखते रहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से एडविन रिच जी ने महिलाओं की कंडीशन को बताया है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू। ये आपने पूरी जितनी भी पोएम आपके सिलेबस में था उन सबके सेंट्रल आइडिया को आपने समझ लिया है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेंट्रल आइडिया है ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है। जी हाँ, 4 मार्क्स का आता है, और आपके पेपर में
3 पोएम दिए रहेंगे। उन 3 पोएम में से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो मैंने आपको पांचों पोएम के सेंट्रल आइडिया बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अब आपको यह करना है कि जो भी 3 पोएम आपको सबसे आसान लगती हो, जिनका सेंट्रल आइडिया आपको सबसे आसान लगता हो, आप उसको तैयार कर लेंगे। सिर्फ 3 पोएम आप तैयार कर लेंगे तो आपका 4 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, कोई भी इसको काट नहीं पाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।